हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले और उसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो करवा चुका हूं प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर ही, मैं जो पार्ट 1 था इस वीडियो का। ठीक है, आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है, ठीक है, और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी उस टाइम पे, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकले, किसका क्या इम्पैक्ट किसके ऊपर कैसे पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट होगा दोस्तों, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, इंडिया के नज़रिए से प्रथम विश्व युद्ध को देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर सही से समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पे जाके जरूर हमें फॉलो करें। ठीक है, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक के लिए आप हमें कमेंट करके लिंक ले सकते हैं व्हाट्सएप का। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कोई भी फैकल्टी जो दी इन की कोई भी फैकल्टी द्वारा डाली गई वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर हमारे ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा दी इनअप के नाम से है, जहाँ पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि मैं प्रथम विश्व युद्ध पहले ही समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ। फिर भी आज हम थोड़ा सा चीज़ें पे बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर नाम पे ही जाएं, प्रथम विश्व युद्ध, तो ऐसा क्या था कि जो इसको विश्व युद्ध कहना पड़ा। ठीक है, तो विश्व युद्ध इसका नाम पहले नहीं था, इसको नाम दिया गया पहले द ग्रेट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, महायुद्ध। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था, महायुद्ध, ग्रेट वर्ल्ड वॉर। ऐसा क्यों कहा गया कि इसे महायुद्ध क्यों कहा गया और ग्रेट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया इसे? रीज़न ये था दोस्तों कि जिस समय ये युद्ध हो रहा था उस समय जो भी मतलब विचारक थे या फिर राजनीतिक थे, जो भी दूरदर्शी थे, उनको ये लगा कि जिस तरह का युद्ध है, जिस तरह का भी मंजर है, जिस तरह की दृष्टि है अभी इस समय में दृश्य है, उस तरह का युद्ध दोबारा कभी हो नहीं सकता। जितना भयावह दृष्टि था उस समय, जो दृश्य था, उन्होंने कल्पना करी कि इस तरह का दोबारा कभी युद्ध हो नहीं सकता और ये आखिरी युद्ध होगा। ठीक है, फादर ऑफ ऑल वॉर्स भी कहा गया इसे, कि मतलब ये सभी युद्धों का बाप है। ठीक है, इस तरह से इसको अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग नामों से पुकारा गया। पर समय के साथ साथ आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जिसके कारण से इसका नाम को बदलकर प्रथम विश्व युद्ध रख दिया गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं द्वितीय विश्व युद्ध की भी पूरी सीरीज शुरू करूंगा, जिसके अंदर में एक एक चीज़ को हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। नाम समझ में आता है, पहले इसे हम महायुद्ध और द ग्रेट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते थे। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को होती है। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को होती है, जिसके अंदर जो 4 वर्षों तक चलता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर में 32 देशों ने भाग लिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर में टोटल 32 देशों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। और 32 देशों के साथ पार्टिसिपेट करने के बाद दोस्तों, इस कारण से इसको विश्व युद्ध कहा गया, क्योंकि पूरे विश्व का हर एक छोटा छोटा बड़ा से बड़ा देश इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण से इसको क्या कह दिया गया कि विश्व युद्ध है। विश्व के लिए हर एक देश पार्टिसिपेट कर रहा है किसी न किसी तरीके से। अब जैसे देखो, जो मेन देश थे वो तो कर ही रहे थे पार्टिसिपेट, पर बहुत सारे देश क्या थे, गुलाम बने हुए थे। जैसे भारत का कोई लेना देना नहीं था प्रथम विश्व युद्ध से, परंतु भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके कारण से भारत को भी करना पड़ रहा था। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, अमेरिका के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप थे, वो जो गुलाम थे, कहीं ना कहीं किसी तरह के गुलाम थे। ठीक है, किसी देश के अधीन थे, उपनिवेशवाद कायम था किसी न किसी देश के ऊपर में, या किसी न किसी देश का कायम था, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध में पार्टिसिपेट करते, जिसके कारण से ये वर्ल्ड वॉर कहलाया। ठीक है, इसमें टोटल 32 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और देखो, वर्ल्ड वॉर शुरुआत होने का कारण क्या था, तो इसके अंदर में एक तत्कालिक कारण के बारे में जिक्र है। ठीक है, तत्कालिक कारण, इमरजेंसी कारण, कि भाई क्या ऐसा हुआ। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ए और बी, मान लो 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और बी आपस में दोनों का दुश्मनी चल रहा है, तो ए क्या करता है, एक दिन बी की गली से गुजर रहा होता है।
ठीक है, अब इनको बहाना चाहिए लड़ने के लिए, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, बहाना चाहिए लड़ने के लिए, क्या करें अब। तो बी, ए जैसी गुजर रहा था बी की गली से, ये बी की गली है, और वो बी क्या करता है वहाँ पे छींक देता है। तो छींकने के बाद ए को गुस्सा आ जाता है भाई कि छींका क्यों, भले ही उसने जानबूझ के नहीं छींका, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, कुछ भी हुआ हो, उसने भले नहीं देखा और जानबूझ के नहीं किया, पर ए को अब लगता है कि किसी ने जानबूझ के किया, भले ही उसको ए को भी पता है कि इसने जानबूझ के नहीं किया, पर फिर भी दोनों लड़ लेते हैं। अब जो भी लोग आएंगे तो उनके सामने क्या दृश्य होगा कि बी ने छींका, इस कारण से उसने पीट दिया। समझ में आता है। तो ये दृश्य था। तो सेम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ इसी तरह का दृश्य होता है दोस्तों, कि एक तत्कालिक कारण का जन्म होता है। तत्कालिक कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार होते हैं फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया, वो दौरे पे जाते हैं, ठीक है। वो सोराजेवा करके एक जगह होती है, सोराजेवा बोस्निया की राजधानी होती है सोराजेवा, वहाँ पे वो दौरे पे निकलते हैं, वो पूरा घूम रहे होते हैं, ठीक है। और वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं, सोफिया के साथ होते हैं फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड कौन होते हैं, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार होते हैं। अब ये जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे काला हाथ नाम का एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन कह लो या आतंकवादी संगठन कह लो, जो भी आपको मानना। जैसे अब ये ऑस्ट्रिया के अंदर में उसे आतंकवादी संगठन कहा गया क्योंकि वो उनके राजकुमार की हत्या करी, पर जो जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वो उनके लिए वो क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने काला हाथ नामक जो संस्था थी, उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसके ऊपर गोली से फर्डिनेंड और उनकी पत्नी के ऊपर हमला किया, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। वो जो एक मौत होता है और वो ऑस्ट्रिया के साथ जो घटना घटी, उसके कारण से ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब आप बोलोगे यार कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत उस घटना से कैसे घटी, तो मैंने पहली वाली वीडियो में बता चुका था पूरा सही से एकदम डिटेल में। अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो अब कैसे होती है उस मौत से, कैसे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो जैसे देखो क्या हुआ कि जो जर्मनी का शासक था बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी के शासक कौन था, बिस्मार्क। उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया, संधि किया, इटली के साथ संधि किया, और ये तो सबके सामने किया। पीछे पीछे में क्या कर लिया उसने, रूस के साथ संधि कर लिया, और भी छोटे छोटे देश, बहुत सारे देशों के साथ संधि कर लिया उसने। संधि में किस तरह का प्रस्ताव रखा गया कि अगर मान लो मुझे या मेरे सहयोगी देशों पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करोगे। मान लो जर्मनी के ऊपर किसी ने हमला किया तो जो ऑस्ट्रिया है वो अपनी सेना भेजेगा और लड़ेगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला होता है तो जर्मनी अपनी भेजेगा, ठीक है। इटली के ऊपर होता है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया दोनों भेजेंगे। इस तरह से मतलब वो सारे आपस में उलझ गए, ठीक है। अगर मान लो भले ही ऑस्ट्रिया का इटली से कोई संबंध नहीं है, पर अगर जर्मनी के ऊपर हमला हुआ, इटली भेज रहा है तो ऑस्ट्रिया भी भेजेगा, या फिर इटली के ऊपर हुआ तो जर्मनी भेज रहा है तो ऑस्ट्रिया भी भेजेगा। इस तरह का पूरा उलझा हुआ था आपस में। इसी तरह से सेम संधियां क्या कर ली, फ्रांस ने भी कर ली। और फ्रांस और जर्मनी की शुरू से ही टक्कर चल रही थी, ठीक है। किस लिए चीज़ की टक्कर चल रही थी, तो फ्रांस के निकट में दो द्वीप थे, ठीक है, लॉरेंस और अलासिस नाम के दो द्वीप थे, जिसको लेकर जो भी शक्तिशाली शासक होता था, जो फ्रांस का चाहे जर्मनी का, जो भी शक्तिशाली शासक आता था उस पर कब्जा कर लेता था। और वो द्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, जो वो जगह था, दोनों जो जगह थे वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे, तो उसके ऊपर मतलब उस द्वीप पे प्राकृतिक संसाधनों की अपार भरमार थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन थे, खनिज पदार्थ की अपूर्व भरमार थी, जिसके कारण से जो भी शासक आता, चाहे जर्मनी का चाहे फ्रांस का, उसके ऊपर वो कब्जा करने की सोचते। सोच में आता है, इस तरह का सीन रहता है। और ये दोनों जो युद्ध मतलब की शुरुआत होती है, अब जैसे ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि भाई बोस्निया जो मतलब बोस्निया की राजधानी सोराजेवा है, बोस्निया के ऊपर बोला गया कि यार आप जो भी मतलब संगठन है उसके ऊपर दबाव बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए अलग अलग तरह के कार्रवाई करने की वो कहा गया, जोर डाला गया, ठीक है। बट वो रूस के दबाव में आके वो करने से मना कर देता है, ठीक है। रूस के दबाव में करने से मना करता है तो ये जो ऑस्ट्रिया वो युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध की घोषणा करता है तो जर्मनी अपनी सेना लेकर आता है, ऑस्ट्रिया लेकर, इटली लेकर आता है। उसी तरफ से जो रूस होता है उस फ्रांस के साथ जुड़ा रहता है, तो फ्रांस भी रूस की तरफ से वो लेकर आता है। इस ऐसे करके सारे जो देश होते हैं, पूरे देश एक दूसरे से उलझ जाते हैं और सारे अपनी अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। समझ में आता है। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरी जो दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बट गया, ठीक है। दो केंद्र बन गए पूरी दुनिया के। अब दो केंद्र कैसे, जैसे मान लो पूरी दुनिया है, एक केंद्र को कहलाया मित्र राष्ट्र, ठीक है, दूसरा केंद्र कहलाया धुरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अभी हम जानते हैं मित्र राष्ट्र कौन सा है, धुरी राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अब जर्मनी की हार होती है भाई इसमें, मतलब पूरे युद्ध के अंदर में क्या होता है, जर्मनी की हार होती है। और वो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है। हार के बाद क्या होता है, जब युद्ध खत्म होता है 11 नवंबर के 1918 को युद्ध खत्म हो जाता है।
खत्म होने के बाद क्या होता है कि जब घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये जो धुरी राष्ट्र थे वो हार गए हैं, मित्र राष्ट्र की विजय हुई है। ऐसा घोषणा होने के बाद 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें 27 देश शामिल होते हैं। अभी पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, तो फ्रांस के एक शहर पेरिस के अंदर में शांति सम्मेलन किया जाता है युद्ध को लेकर, कि भाई दोबारा इस तरह का युद्ध ना बने। ठीक है, इसके बारे में किस तरह की हम चीज़ें कर सकें, डिस्कशन किया जाता है कि शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस मुख्य तौर पे नेतृत्व कर रहे थे इस सम्मेलन का। ठीक है, जर्मनी पर वर्साई संधि थोपी जाती है, जर्मनी को इसमें बुलाया जाता है, शासक को जर्मनी के, और उसके ऊपर जबरदस्ती साइन करवा के वर्साई की संधि उस पर थोपी जाती है कि भाई आपको जो वर्साई की संधि है, वर्साई की संधि है क्या, तो इसकी वर्साई की संधि की वीडियो एक अलग से आएगी, पर अभी मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँ तो वर्साई की संधि है क्या, तो उसमें कई तरह के रूल रेगुलेशन नियम डाले गए। ठीक है, पाबंदियां डाली गई, जुर्माना लगाया गया और जर्मनी के ऊपर थोपा गया, उसको ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। और ये वर्साई की संधि ही एक कारण होता है जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। जो हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो होगा वो वर्साई की संधि होगा। अगर ये वर्साई की संधि नहीं होती तो शायद कभी द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। वर्साई की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग होती है। वर्साई की संधि में क्या किया गया, तो कई तरह के जुर्माना लगा दिया गया जर्मनी के ऊपर में, कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, थोप दी गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसमें गठबंधन सेना की विजय हुई, जो मित्र राष्ट्र की जो गठबंधन सेना थी उसकी विजय हुई, ये घोषणा कर दी गई। जर्मनी, रूस, ओटोमेनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, और ये जो भी साम्राज्य थे, जो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस, इन सभी का अंत हो जाता है। रूस भी एक तरह से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है। ठीक है, और वो अंत हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में, पर वो उभर कर सामने आता है। ठीक है, और उसके बाद वो बहुत बड़ा पावर के तौर पर बनता है। रूस का अंत क्यों होता है, क्योंकि रूस के अंदर में रूसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है 1917 के करीब में। ठीक है, और उसके कारण से वो पूरा उलझ जाता है अपने घर के अंदर में ही। ठीक है, पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लेता है, पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद वो रूसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, रूसी क्रांति की शुरुआत होगी तो नई विचारधारा की जन्म होगी, जो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ, ये सब साम्राज्य खत्म होने के साथ क्या होता है, यूरोप और मध्य पूर्व के नए देशों की स्थापना की जाती है। कुछ नए नए देश बनते हैं जिनके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, नए देश बनते हैं। कुछ जो उपनिवेशवाद थे, उपनिवेशवादों को अन्य शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जैसे कुछ पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया, कुछ पे इटली ने कर लिया, कुछ पे जर्मनी ने कर लिया, मतलब जापान ने कर लिया। इस तरह से अलग अलग जो थे उपनिवेशवाद कायम था जर्मनी का, उस पर अन्य देशों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, समझ में आता है। अब दोस्तों, जैसे कि आज का हमारी वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। ये जो टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, कल हमने पढ़ा था कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है, आज हम परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मान लो 12th क्लास में हो, BA में हो, आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, इवन आप पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे हम अक्सर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इवन आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी एक सीरीज़ अभी आएगी जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर देंगे, प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पुटअप किए जाते हैं कि किस तरह का क्या प्रभाव पड़ा है, तो आज हम डिटेल में इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध का कि किस तरह का प्रभाव पड़ा, परिणाम पड़ा, तो परिणाम क्या निकला, तो इसको 3 तरह के परिणामों से देखा जाता है। राजनीतिक परिणाम से, या राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव या परिणाम कह लो, इसके देखा जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा है, आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा है। तो एक एक करके हम जानते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या होता है, जो राजनीतिक के ऊपर असर डाले। ठीक है, जिसका राजनीति के ऊपर असर हुआ हो वो राजनीतिक प्रभाव कहता है। आर्थिक, जो इकोनॉमिकली, ठीक है, अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा वो आर्थिक प्रभाव कहलाया, और जो समाज और संस्कृति के ऊपर असर पड़ा उसको सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव कहलाया। सबसे पहले अगर हम बात करें राजनीतिक प्रभाव का, ठीक है, तो राजनीतिक प्रभाव के अंदर में हम क्या बात करते हैं, निरंकुश शासक का अंत हुआ। सबसे पहला पॉइंट हमारा है निरंकुश शासक का अंत। तो जो भी तानाशाही वाला शासक था, जैसे आप बिस्मार्क भी एक तानाशाही शासक के तौर पे जाना गया। ठीक है, निरंकुश शासक जो भी थे उनका अंत हो जाता है। अब यहाँ से मतलब एक तरह से लोग लोकतंत्र की ओर जाते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट हमारा यूरोप में गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, यूरोप का जो युद्ध हुआ, पूरा यूरोप, एशिया, ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा विश्व पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यूरोप के अंदर में एक तरह से गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र मतलब क्या होता है, गण मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था, जहाँ पे लोगों की खुद की व्यवस्था की गई थी, एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना की गई। वहाँ पे
यूरोप में देखने के लिए मिलता है, जबकि तानाशाह का अंत हो गया। अगर मान लो राजा नहीं है तब क्या करेंगे, लोगों का अपना शासन है, लोग जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि तानाशाह का अंत हुआ तो फिर लोकतंत्र की स्थापना होगी। राष्ट्रीयता का विकास, अब लोगों के अंदर में एक राष्ट्रीयता की भावना जगती है, उसको जागृत होने के बाद वो विकास करने के लिए उधर जाते हैं। ठीक है, लोग अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, क्योंकि जो जिस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भयभीत कर रहा था। ठीक है, गणतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, कहीं कहीं पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, पर कहीं कहीं गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, पर कहीं कहीं पे ये देखा गया कि गणतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया, कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे। ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहते थे इस तरह की चीज़ें हों। ठीक है, तो उसके कारण से अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संगठन मिलकर क्या करने लगे, गणतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगे। ठीक है, आंदोलन करना, ठीक है, आगजनी करना, ऐसे ऐसे करके विरोध प्रदर्शन करना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। सरकारों की शक्ति में वृद्धि, अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि जो भी गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी, उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। किस प्रकार से, अब देखो कभी भी, जैसे आप एग्जांपल लेके चले हम भारत का ही, तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगवाया था, मतलब लगवाया था जो भी है। तो आपातकाल के दौरान क्या हुआ कि सारी पावर्स क्या हुई, गवर्नमेंट के पास चली गई, डिसीजन नहीं देना, जो भी करना हो, जो भी रूल लाना हो, पास करना, एक तरह से तानाशाही शासक के तौर पे वो काम करने लगे। किसको कितना पैसा देना है, कौन सा फंड रिलीज करना है, कौन सा नहीं, इस तरह से। अगर उस तरह से आपातकाल की स्थिति नहीं है कभी कहीं किसी जगह पे, तो क्या होता है कि विपक्ष उसके खिलाफ क्वेश्चन करता है कि आपने ये वाला रूल कैसे ला दिया, आपने इतने पैसे क्यों दिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब उसमें अब क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड टाइम पे कि अधिक ज़्यादा जगह पे आपातकाल लगा दिया गया, और युद्ध के जो भी डिसीजन हुआ करते थे कि हमें किस तरह पार्टिसिपेट करना है, किधर नहीं करना, किसके ऊपर हमला करना है, किसके ऊपर नहीं, ये सारा सरकार के हाथ में आ गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, जनतंत्रीय विचारों का दमन, अब यहाँ पे जो सोच थी लोगों की, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक कारण में बताया था कि जन संवाद को विषैला बनाना। ठीक है, समाचार पत्रों को विषैला बनाना, मतलब क्या था कि जो भी जन समाचार पत्र हुआ करते थे उसको जानबूझकर, ठीक है, एग्रेसिव बनाया गया कि भाई इस तरह की अगर आप भाषा बोलोगे तो लड़ाई होगा ही होगा, लोगों के अंदर में भड़काव, मतलब एक एग्रेसिवपन आएगा जिससे वो युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। और लोगों के जो विचार थे जो युद्ध को लेकर, युद्ध नहीं होना चाहिए या युद्ध होना चाहिए, किसका हमें साथ देना चाहिए किसका नहीं, उसका एक तरह से दमन कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं। सैन्यवाद में वृद्धि, सैन्यवाद में वृद्धि क्या हुआ दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत ये रहा, मतलब परिणाम के तौर पे देखा गया कि सैन्यवाद में वृद्धि हुआ। अब जैसे देखो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हार गया, तो धुरी राष्ट्र हारने के बाद उसने अपने सैन्यवाद को तो रोकना पड़ा उसे मजबूरी, क्योंकि उसके ऊपर वर्साई की संधि लगा दी गई। पर जो मित्र राष्ट्र थे, चाहे आप फ्रांस की बात करो, अमेरिका की बात करो, रूस की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, इनको क्या लगने लगा कि यार कहीं आज ये फर्स्ट वर्ल्ड हुआ, आगे समय में कहीं द्वितीय विश्व युद्ध भी हो, तो आज मेरे पास सैनिक कम है, कल जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, हमें किसी की रोज सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या करने लगे, सभी ने अपने हथियार, ठीक है, अपने सैनिक और अपने जो भी थी उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट बन सकता है। ठीक है, हथियारों की होड़ बन सकती है, कि वहाँ से लोगों ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी कि भाई अब मुझे हथियार बनाने हैं जिससे मैं और अच्छे से अच्छे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इकट्ठा कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। समझ में आता है। साम्यवाद का उदय, साम्यवाद का यहाँ पे उदय देखा जाता है दोस्तों। मतलब साम्यवाद का उदय किस प्रकार से, देखो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक चलता है। ठीक है, 1914 से 18 तक चला। 1917 में क्या होता है, रूसी क्रांति का उदय हो जाता है। रूसी क्रांति के उदय के साथ ही साम्यवाद या समाजवाद का उदय देखा जाता है। ठीक है, तो परिणाम के तौर पर ये निकला। ठीक है, जो साम्यवाद क्या होता है, तो साम्यवाद मतलब जहाँ पे लोगों का शासन का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, लोगों की निजी संपत्ति को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, मजदूरों की जागृति, जो लोग थे वो मजदूरों की उसमें बहुत ज़्यादा जागृति देखने के लिए मिली दोस्तों। ठीक है, लोग मजदूर थे वो पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, उनको अपनी समझ में आया कि क्या चीज़ें हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ जागृति उसमें देखने के लिए मिली। ठीक है, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद, समाज को लेकर जो विचार होने चाहिए लोगों के अंदर में, जो सोच होनी चाहिए, उसका उदय होता है, जो इम्पोर्टेंस रहा उस टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सारा मैंने जो बात की अभी, ये राजनीतिक प्रभाव थे। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आर्थिक प्रभाव की बात करोगे दोस्तों, तो धन का विनाश तो नॉर्मल है कि अगर आप कभी भी युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, किसी से भी लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, घर में, परिवार में, या फिर किसी कंट्री से, ठीक है, तो वहाँ पे धन का विनाश होना ही होना है, धन का नुकसान होना ही होना है। तो ऐसा माना गया कि 2 अरब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, एक अंदाज़ा लिया गया।
ठीक है। इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ, इससे कहीं ज़्यादा जान माल की हानि हुई, पर 2 अरब 70 लाख का नुकसान किया गया, ठीक है। वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई। अगर मान लो लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई होगी तो भाई बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, सारी तरह की चीज़ें होती है, बहुत सारी शॉर्टेज आ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हुआ, जो वस्तु की कीमत थी सही से उपलब्धता, टाइम पर उपलब्धता नहीं हो पाती है। जब अगर आपके पास सामान कम है तो आप क्या करोगे, रेट बढ़ाओगे। सामान ज़्यादा है तो रेट घटाओगे। डिमांड एंड सप्लाई, अपने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, या इकोनॉमिक्स जिसके पास वो जानते होंगे। तो उसके कारण से क्या हुआ, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है। आर्थिक संगठनों को धक्का लगा। जो भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल संगठन हुआ करते थे, ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि अब पैसे अब आ नहीं रहे, मार्केट में पैसे नहीं है, लोग पैसे ले नहीं रहे, ठीक है, बिजनेस चल नहीं रहा, तो क्या होगा भाई, उनको नुकसान होगा ही होगा। तो आर्थिक संगठनों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आर्थिक धक्का लगा उन्हें, ठीक है। पारंपरिक आदान प्रदान। पारंपरिक आदान प्रदान क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर में जैसे कि अब मैं मान लो अमेरिका ने क्या किया, अपनी पूरी सेना को फ्रांस में भेजा। अब फ्रांस में भेजा तो फ्रांस के साथ डील कर रहा है वो, ठीक है, मतलब एक तरह से फ्रांस के साथ डील कर रहा है, उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो फ्रांस से ही लेगा, ठीक है। और अमेरिका, फ्रांस को कुछ चाहिए तो अमेरिका से लेगा। तो इस तरह से आदान प्रदान किया जाने लगा। अब उस समय हथियारों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अच्छे हथियार थे तो वो दूसरे देशों को बेच रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान की स्थिति बढ़ी, ठीक है, खाना पीना सब कुछ आदान प्रदान किया जा रहा था। और वर्साई की संधि जब लगाई गई दोस्तों, तो उस समय टाइम पे क्या हुआ, वर्साई की संधि लगाने के बाद कि जो जर्मनी के जो भी उपनिवेशवाद थे, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती वसूला गया, आदान प्रदान किया गया। और इवन युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के बहुत सारे देश और पूरे एशिया के बहुत सारे देश को नुकसान जो झेल रहे थे, ठीक है, युद्ध का, तो उनसे भी चीज़ें ली गई, उनको दी गई, उनको सहायता प्रदान की गई। तो ये सारा चीज़ें आता है, ठीक है। राजकीय साम्यवाद, यहाँ पर राजकीय साम्यवाद का उदय होता है, ठीक है। करों में वृद्धि, जो भी टैक्सेस हुआ करते तो उसमें बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया गया, जिससे सरकारों को फायदा हो। अभी कुछ समय पहले की बात करो तो दिल्ली के अंदर में भी जो वाइन्स के रेट हुआ करते थे उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे सरकार को फायदा हो। इसी तरह से नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट वो पूरे भारत के अंदर में ऐसा किया गया। जो दारू के रेट हुआ करते थे, वाइन्स के रेट हुआ करते थे, उसमें कुछ % टैक्स का बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था, ठीक है। मुद्रा का प्रसार मतलब दोस्तों क्या है, एक जगह की करेंसी दूसरी जगह यूज़ होने लगी, ज़्यादा विस्तार हो गया मुद्रा का, ठीक है। इसके कारण से मुद्रा का प्रसार भी एक बहुत बड़ा कारण देखने के लिए मिला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कोई देश दूसरे देश की करेंसी का बहुत कम यूज़ करता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई, इसके कारण से मुद्रा का प्रसार भी बढ़ा। लास्ट पॉइंट देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम किस प्रकार से, मानव जीवन का विनाश हुआ, ठीक है। ऐसा माना गया कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल थे। दोस्तों जो ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़, ये अलग अलग जगह अलग अलग छपे हुए हैं, ठीक है। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, क्योंकि बहुत सारे देशों ने क्या किया, आंकड़े छुपाए भी, ठीक है, अपनी इमेज को बचाने के लिए या फिर कुछ और, उन्होंने आंकड़े छुपाए, ठीक है। एक तरह से ये कहा जाता है कि जो पूरा देश, पूरा विश्व था, एक तरह से कब्रिस्तान में बदल चुका था, कि हर जगह लाश ही लाश थे, इतनी मौतें हुई थी, ठीक है, इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा अच्छा परिणाम देखने के लिए मिला दोस्तों, स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। 1914 से पहले जो स्त्रियों की दशा थी, उसमें फैक्ट्रियों में वर्क करना, युद्ध में पार्टिसिपेट करना, इन सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं थी। पर जब इस युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो स्त्रियों को फैक्ट्रियों में काम करने का मौका दिया गया। क्यों? कारण क्या था कि जो आदमी सब थे, जो भी मैन था, वो तो मैन पावर को लगा दिया गया आर फौज में लड़ाई करने के लिए। तो भाई फैक्ट्री अगर चलेगी नहीं तो खाना खाओगे क्या, ठीक है, पहनोगे क्या, तैयार कैसे करोगे, गन चाहिए, बंदूक चाहिए, कैसे करोगे? तो उन सब चीज़ों के लिए स्त्रियों को लगाया गया, उन फैक्ट्री में उनको दिया गया, मौका दिया गया काम करने के लिए, ठीक है, जिसके कारण से उनकी स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आई। और अगर बात करो कि जातीयता की समाप्ति, पहले जातिवाद, कलर, रंग भेद, ये सब चीज़ें की बहुत ज़्यादा वो थी, और उसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से सारी चीज़ें खत्म हुई, ठीक है। बेकारी, अगर बात करोगे तो बेकारी मतलब बेरोजगारी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पूरी विश्व एक तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो किसी के पास उतना पैसा बचा नहीं कि वो नौकरी दे, ठीक है। इसके कारण से क्या हुआ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी। उदार नीति का आघात, जो उदारवादी की नीति थी वो पूरे विश्व में फैलना चाहती थी, पर वो लिमिटेड रह गई, एक जगह तक सीमित रह गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा,
ठीक है। शिक्षा तथा विज्ञान में उन्नति, देखो जो एजुकेशन फील्ड था, जो साइंस फील्ड थी, जो मतलब साइंटिस्ट लोग थे, एजुकेशनल थे, टीचर्स थे, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि उस समय में जो गन्स बनाना होता था, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता था, नए तरह के तकनीकों को लेकर आना होता था, हथियारों के लिए चाहे किसी और चीज़ों के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा विकास किया गया, क्योंकि उस समय ज़रूरत था लोगों को कि भाई हथियार चाहिए, हथियार रहेंगे तो अच्छे हथियार रहेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी मार सकेंगे लोगों को। इस तरह की चीज़ें थी, जिसके कारण से शिक्षा में भी विकास हुआ और विज्ञान में भी विकास हुआ। पर कला का विनाश हुआ। कला मतलब जो आर्ट था, कई जगह पे आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती थी, बहुत अच्छी, जो मतलब पुराने ज़माने से बनी होती थी, उसको नुकसान पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कला का विनाश किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपने परिणाम समझा कि परिणाम क्या था, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर में मैंने कारण बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है, ठीक है। आज हमने परिणाम के बारे में चर्चा करी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे आने वाली जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर मतलब क्या प्रभाव पड़ा। और जो इसका फोर्थ पार्ट होगा दोस्तों, जिसके अंदर में हम क्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो उस क्यूज़ को ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज क्लियर हो। उसके अंदर में हम कुछ क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे और आपको आंसर देना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। हमें कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कि अगर लगता है आपको कहीं पे कि हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।